तो सब लोगों का नमस्कार। और मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है। मैं फाउंडर हूँ शिवाय एस्ट्रोलॉजर का। आपने यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी है। शिवाय एस्ट्रोलॉजर मेरी वेबसाइट भी है www.shivayastrologer.com। लगभग 10 वर्षों से मैं ज्योतिष की फील्ड में कार्य कर रहा हूँ और भगवान की दया से काफ़ी अच्छा अनुभव है। कई सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया हुआ है। इनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पढ़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अ, तो और कई सारे क्लासेस चलती है, कई सारे कोर्सेज कराए हैं मैंने। वैदिक ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, अष्टक वर्ग, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मॉडर्न वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, 45 देवता वास्तु। तो ज्योतिष के फील्ड में मेरा जो अनुभव है वो लंबा चौड़ा है। प्रैक्टिस भी मैं खूब करता हूँ और काफी लंबे समय से मैं कार्य कर रहा हूँ इस फील्ड में। और वैदिक ज्योतिष और केपी एस्ट्रोलॉजी, ये इस पे मैं काफ़ी रुचि रखता हूँ। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं 2016 से ही मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आपने देखा होगा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा शिवाय एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ और लोग देखते भी हैं काफ़ी लंबे समय से। 1 लाख के लगभग मेरे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली जानते भी हैं। और मैंने कई सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया है। एक कोर्स में 300 200 स्टूडेंट मेरे लिए नॉर्मल बात है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कार्यरत हूँ। ठीक है ना। तो आज का ये जो डेमो क्लास है ना, मैं आपको क्लियर ही बात बता देता हूँ, क्योंकि देखो अपने पास कोई ऐसा काम नहीं है। जो है क्या है, ये एक कोर्स है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कल से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट हैं और उसके साथ लेके। तो ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जिसका ये एक डेमो क्लास है कि मैं ये कोर्स किस तरह से कराऊंगा। यानी कि जो मेरे स्टूडेंट होंगे उसको किस तरह लेंगे। ये फलित ज्योतिष का कोर्स है। फलित ज्योतिष का मतलब है फलादेश करना। यानी कि कोई ये नहीं है, आपने देखे होंगे आजकल बहुत सारे चलते हैं कि बेसिक्स करो, फिर एडवांस करो, फिर मास्टर्स करो। ये सब पाखंड हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही कोर्स होता है, फलित ज्योतिष। बस। यानी कि डेटा लाओ, सॉफ्टवेयर में डालो और उसका फलादेश शुरू करो, बस। यही हमारे पास एक ही कोर्स होता है। जैसे कि हम हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आपने डेटा लिया और डाला और यहां से ही शुरू कर दिया। यानी कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या तो वहां पे आपको बेसिक्स में ये सारे के सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फलादेश वाला कोर्स है, यानी कि आप जो है वो रिजल्ट निकालना सीखेंगे। आपने मेरे से बहुत सारे कोर्स किए होंगे, कई सारे स्टूडेंट हैं मेरे पुराने, तो उनको पता है कि मैं किस तरह से कराता हूँ। मैं क्लास में फलादेश करना सिखाता हूँ, और वो भी ये नहीं कि मेरे चार्ट होते हैं, आप स्टूडेंटों के चार्ट के ऊपर ही काम होता है मेरा। ठीक है ना। यानी कि मैं बेसिक्स, एडवांस, मास्टर ये सब में नहीं जाता। एक ही कोर्स होता है, वो है मेरे पास प्रेडिक्टिव फलित कोर्स। ठीक है। यानी कि सिंपल सीधा काम होता है। और इससे आप जो है वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या कोई भी चीज हो उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि हर जगह फलादेश मांगता है व्यक्ति। ये नहीं कहता कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है आपको ज्योतिष में अब कई लोग क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन का फला बेसिक्स कोर्स कराते हैं, उसमें राशियां वाशियां बताते हैं। हम लोग भी राशियां बताते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट एक दिन में राशियां बताई, सीधा कैलकुलेशन पे आ जाओ। शादी कैसे निकालेंगे, बच्चे कैसे होंगे, नौकरी कैसी होगी, कोर्ट केस कैसा होगा, किस द्वारा होगा, कौन कौन से राज्यों हैं, कौन से दोष हैं, सब एकदम फलित कैलकुलेशन पे होता है। ठीक है ना। यानी कि ये पूरा का पूरा एक फलित कोर्स होने वाला है, जिसे आप बेसिक कह दो, मास्टर कह दो, एडवांस कह दो, कुछ भी कह दो जो आपकी भाषा में आए, आपको समझ में, वो कह दो। ठीक है। पहली बात तो एक ये होती। ठीक है। दूसरा, कि हम करेंगे क्या इसके अंदर, है ना, करेंगे क्या। देखिए, आप सब लोगों ने जन्म कुंडली के बारे में आप जानते ही हो। देखो, मेरे सारे कोर्स जो है ना वो बेसिक्स, यानी कि वही उसी लेवल के हैं, बेसिक से लेके। अगर आपको नॉलेज है या नहीं है उसका कोई नहीं है, हम आपको सिखा देते हैं, बस आपको साथ में रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अंधाधुंध प्रैक्टिस है यहाँ पे, अंधाधुंध। यानी कि आप थक जाते हैं, हम नहीं थकते, क्योंकि इतने डेटा होते हैं अपने पास आप लोगों के, उन पे प्रैक्टिस होती है, आपके आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों के। ठीक है ना। तो उस हिसाब से काम होता है। जैसे आपने देखा ये जन्म कुंडली है, ठीक है ना। अब आपको ये जन्म कुंडली आती है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है।
अब जन्म कुंडली जो है वो कैसे बनती है आपको पता ही होता है, जन्म दिनांक समय, ठीक है। मान लीजिए आप नए बेसिक से हैं, तो अपन बेसिक से ही सिखाते हैं। अब अपने पास क्वालिटी क्या है, अपने पास क्वालिटी क्या है वो चीज समझिए। बाकी लोगों में और हम में फर्क क्या है, और बाकी लोगों के द्वारा हम बेसिक्स जो करते हैं उसके बाद मास्टर्स पे जाते हैं, हम में और उनमें फर्क क्या है कि देखो, हमने डेटा लिया और डाला सॉफ्टवेयर पे, पहला तो एक ये। दूसरा कि हम लोग जो है वो राशियां, ये जो नक्षत्र है ना, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी कि ये नहीं है कि आपका जो है मेष राशि है तो आपको ये भाग्य उदय हो जाएगा, शनि आएगा ये कर देगा, अब आपको 60 सत्ती लगेगी, ये सब नहीं करना आपने को काम। ठीक है ना। अपना काम कहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे। जैसे कि कालपुरुष की जो जन्म कुंडली होती है ना, देखो आप कहोगे कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, एडवांस चल रहा हूँ। एडवांस नहीं है, ये फलित ज्योतिष है। अगर आप ज्योतिष में धन कमाना चाहते हैं, अगर आप ज्योतिष को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरे से ही उलझना पड़ेगा, है ना। मेरे से मतलब कि भाई फलित ज्योतिष पे ही काम करना पड़ेगा, सिंपल सा मैटर होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये 12 जो भाव होते हैं ना, ये 12 जो राशियां होती है ना, यहाँ पे देखिए ये क्रम संख्या, ये 12 भाव है, ये 12 राशियां हैं, है ना। ये कैसे बनाई गई है, इनको पकड़िए, पाठ को पकड़िए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजों को पकड़ना सीखिए। यानी कि ये जो 12 राशियां हैं, ये जो 12 भाव है ना, आप देख रहे हो कालपुरुष जो भगवान विष्णु जी है, उनका पूरा का पूरा जो है ना वो शरीर है, और हम उन्हीं के ही संतान है, हमारा भी यही शरीर है। तो अब आप इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि एरीज यानी मेष राशि जो है ना वो हमारे मस्तिष्क पे है। अब अगर अब अगर कोई ग्रह अगर मेष राशि में खराब है ना, तो हमारे दिमाग पे चोट मारेगा। वो चोट मतलब एक्सीडेंटल नहीं, हमारे दिमाग को जो है ना वो पकड़ने की कोशिश करेगा कि इससे कुछ गलत काम करवाएं। जैसे हम चला रहे हैं, रास्ते में भीड़ नहीं है, हम देख रहे हैं चलो स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं, दबा देते हैं एक्सीलेटर, और फिर अनकंट्रोल हो जाती है गाड़ी। कारण क्या है, कारण है कि आपकी जो ग्रह है जो आपसे नेगेटिविटी दिखाना चाहता है, वो मेष राशि में बैठा है, या मेष राशि के इस नक्षत्र में है। अब नक्षत्र को भी पकड़ के बताऊंगा मैं आपको, अभी अपन थोड़ा मोटा चलते हैं ना। तो जैसे कि अगर किसी को कोई डाउट होता है ना, तो आप लिख लीजिए। अपन इस क्लास के एंड में जो है ना थोड़ा सा Q&A सेशन करेंगे, जिसके अंदर अपन आपके कोई भी डाउट हो गया उसको सीखेंगे, करेंगे, समझेंगे, है ना। कोई भी डाउट आता है उसको जरूर आप बताइएंगे, ठीक है, ओके। तो अब मेष राशि जो है ना उसके दिमाग पे आती है, तो क्या करता है वो, और स्पीड चलाता है या फिर कुछ भी गलती करता है, तो वो गलती है, दोष है। अब क्या होता है, अगर वहां पे मेष राशि में बैठा हुआ ग्रह अच्छा है, तो बैठे बैठे के दिमाग में आएगा यार अपन ज्योतिष सीख लेते हैं, अपन ये काम कर लेते हैं, अपन कोई नया ये काम कर लेते हैं, जिससे कि हम काम को और बढ़ाएं, हमें लाभ मिलता है। उसी के फल स्वरूप अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह जो अभी आज की डेट में बैठा है वो वृषभ राशि में बैठा है, 2 नंबर, यानी कि ये आपका गला है, 2 नंबर यानी कि गला है। इसका मतलब कि वाणी, वाणी आपकी लड़ाई झगड़ा भी करा सकती है। अगर आप किसी से बहस कर लेते हो, बोल देते हो उल्टा सुल्टा, या वाणी इतनी प्यारी होती है कि आपने कितनी भी बड़ी गलती, आपने प्रेम से कह दिया यार गलती हो गई क्षमा करिए, भूल हो गई, अगला फिर आपसे कुछ नहीं करेगा। तो वाणी का जो है ना, अब वाणी में ही खेल है। तो इसका मतलब क्या है कि वृषभ राशि सेकंड हाउस, हम इसी लेवल का फलित पे काम करते हैं। यानी कि आपको जो फलित के जो रिजल्ट निकालने हैं, वो कहाँ से आने, वो किस जगह से आने, और इन भावों में क्या क्या रखा है, कहाँ कहाँ से रखा है, इन चीजों को पकड़ना। यानी कि जैसे छठा अगर कन्या राशि होती है, हर आदमी क्या करता है कि छठे भाव को अशुभ समझता है। यानी कि आपने देखा होगा त्रिक भाव कहा गया है छठे, आठवें और 12वें घर को, है ना। छठा घर अशुभ माना जाता है, छठा घर क्या होता है, अशुभ माना जाता है। मैं आपको कहता हूं छठा घर अशुभ है ही नहीं, ये सबसे बड़ा राजयोग होता है, क्योंकि छठे घर में कंपटीशन है। आज के समय में कौन व्यक्ति है जो बिना कंपटीशन के रह सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को कंपटीशन है। आप जब घर में होते हो तो आपको अपने भाइयों से है, भाइयों के बाद पड़ोसियों से है, पड़ोसियों के बाद जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोगों से है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे साथ में चलने वाले लोगों से कि इससे पहले हम निकाल ले, सिग्नल हो जाएगा, इससे पहले हम आगे आ जाए। मतलब क्या है, तो छठा अगर कंपटीशन का है, बुरा कैसे हो सकता है। छठा अगर नौकरी है, नहीं हो सकता बुरा। छठा अगर हमारा इंस्टेटाइन है,
अब कैसे बुरा हो जाएगा वो? इसका मतलब कि त्रिक भाव है। अब इस त्रिक भाव में जो अशुभता है ना, उसको पकड़ना है कि वो कब अशुभ रिजल्ट दे देगा। और जो कन्या राशि है ना, उसमें भी क्या है, 3 नक्षत्र होते हैं। तो उन नक्षत्रों के अनुकूल भी हमें कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। तो इसी प्रकार आपको कैलकुलेशन के अंदर एक उस लेवल की एक क्वालिटी लानी है, उस लेवल का एक कार्य करना है जो आपको बताता है कि मुझे फलादेश कैसे करना है, यानी फलादेश। अब आपने देखा होगा कि यार, जल तत्व राशियां होती है 4, 8 और 12, कर्क राशि। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको वो एक आइडिया बता रहा हूं, वो एक ट्रिक्स बता रहा हूं, जिन ट्रिक्स के माध्यम से आपके पास एक वो क्वालिटी आएगी जो आप कहोगे कि हाँ, मैं मुझे रिजल्ट निकाला। जैसे कि कर्क राशि है, ये क्या है, ये जल तत्व राशि है। वृश्चिक राशि है, ये भी जल तत्व राशि है। मीन राशि है, ये भी जल तत्व राशि है। तीनों ही जल तत्व है, लेकिन तीनों में फर्क क्या है? कर्क राशि जो है वो जल तत्व है। जो कौन है? जो हमारा पीने वाला पानी है। यानी कि अगर कोई ग्रह हमें परिणाम देगा, हमें अगर हमें कोई ग्रह अशुभ या शुभ परिणाम देगा, मैं अगर कहता हूं शुभ परिणाम देगा कर्क राशि में बैठा हुआ ग्रह, तो आपको धन संपत्ति बढ़ाएगा, आपको वो सुख देगा जो जिंदगी में लाभ आने वाले हैं। ठीक है ना? अगर वृश्चिक राशि में धन देगा या लाभ देगा, तो अचानक धन प्राप्ति और सेक्सुअल लाभ देगा। अगर मीन राशि में देगा, तो आपका कारोबार जो है वो, धन तो वहां पे भी मिलेगा, लेकिन आपका कारोबार एक नहीं 3, 4 जगह फैलेगा, और आपको जो अपने घर से दूर धन प्राप्ति में देगा। और कर्क राशि वाला लोकल में देगा। अब कितना फर्क है तीनों में। उसी प्रकार अग्नि तत्व राशियां, जैसे कि 1, 5 और 9, मेष राशि जो है वो भी अग्नि तत्व राशि है। ये कौन सी अग्नि है? ये जला देने वाली, क्रोध रूपी आने वाली। सिंह राशि जो है वो कौन सी है? संतान उत्पन्न करने वाली, प्लस भोजन पचाने वाली। और धनु कौन सी है? जो एक गार्जियन के रूप में अपने बच्चों को मोटिवेट करने वाली। अब उसी प्रकार उसके परिणाम होते हैं। तो आपको क्या करना है? इसी चीज को डिफाइन करना है कि मुझे जो है वो परिणामों में ये जो एक इम्पोर्टेंट टिप्स है ना, वो आनी जरूरी है। वो आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो ये जो चीज आती है ना, ये आती है आपको कहाँ से? फलित ज्योतिष से। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये 12 हमारी राशियां होती है, ठीक है ना? पहले घर में मंगल मेष राशि है, दूसरे में शुक्र की राशि है वृषभ, तीसरे में बुध की राशि है। अब आपको, आपने कभी सोचा है कि इनको ऐसे क्यों राशियां दी गई? कभी आपने ये दिमाग लगाया है? क्या कोई व्यक्ति कमेंट करके बता सकता है कि मंगल को मेष राशि दी, शुक्र को 2 नंबर दिया, बुध को 3 नंबर देने की क्या जरूरत थी? चंद्रमा को भी दे सकता था, सूर्य को 3 नंबर क्यों नहीं दिया? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है कि 9 नंबर में गुरु दिया और 12 नंबर में भी गुरु दिया? 12 नंबर में गुरु का क्या काम? क्या कोई व्यक्ति बता सकता? यही अल्गोरिदम अगर आपको आता है ना, तो आप फलित ज्योतिष में आगे बढ़ जाते हो। यही चीज है जो आपको बताती है कि कारक क्या होता है। कारक यानी कि, जैसे गुरु को अगर मीन राशि का मालिक बनाया गया, गुरु को अगर 12वें घर का मीन राशि का मालिक बनाया गया, इसका मतलब गुरु कारक है 12वें घर का। क्यों है भाई? क्यों दी गई है शनि को 10 नंबर और 11 नंबर राशि, जबकि दुनिया कहती है शनि बेकार है? मतलब बेकार बोले तो शनि देवता नुकसान देते हैं, अशुभ होते हैं, खराब होते हैं। शनि जब आते हैं नुकसान देते हैं, तो फिर उसे कर्म है भाई। एक व्यक्ति का जीवन क्या है? कर्म है। अगर एक इंसान जो है, बचपन कितना दिन रहता है? 15 से 20 साल तक बस बचपना है। उसके बाद उसका काम शुरू हो जाता है, जो उसको 70 साल 60 साल तक रिटायरमेंट, यानी कि उसका मोटा जीवन जो कर्म में निकलता है। आज मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ, आने वाले अगर 20, 25, 30 साल भी जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा ही। इसका मतलब मोटा हिस्सा मेरा जो है वो शनि के अगोश में निकल रहा है। तो क्यों? क्योंकि शनि का मतलब मंद मंद शनि, यानी कि दूसरा, कि शनि जो है ना, वो दिखाता क्या आपको? दिखाता है मेहनत को। और कर्म जो है ना, वो रोज करते हैं तो मेहनत के अनुसार करते हैं, और फिर उससे वो लाभ को दिखाता है, जो एक नियमित धीरे धीरे लाभ बढ़ रहा है।
तो शनि को वहां का मालिक इसलिए बनाया गया है। अब जब आप फलादेश करते हो ना, जब आप कोई भी ग्रह का फलादेश करते हो ना, तो उस फलादेश के अंदर, जैसे आपने कहा मंगल मुझे रिजल्ट देने वाला है, अशुभ रिजल्ट देने वाला है, और मंगल अगर अपने भावों में लगन को और आठवें घर को दिखा देता है, इसका मतलब कि मंगल आपको जो है अशुभ अगर देने वाला है, तो मंगल अगर अशुभ देने वाला है। अब ये अशुभ और शुभ कैसे निकाल लेंगे, वो टिप्स होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मंगल मुझे अशुभ परिणाम देगा, तो मंगल के जो कारक भाव हैं, लगन और गुप्तांग, उनसे संबंधित भी दिक्कतें मंगल जरूर देगा। ये भविष्यवाणियां जो करते हैं ना कि यार आने वाली दशा तेरी मंगल की है, इसका मतलब है तू ध्यान रखो, शरीर पे भी दिक्कत आ सकती है, साथ में सेक्सुअल बीमारियां या सेक्सुअल तरीके से भी दिक्कत है। तो ये चीजें कब आती है आपको पकड़ में, जब आप आपकी फलादेश में भावों के कारक ग्रहों का पता आपको पता चलता है। बुध का छठा घर है, कन्या राशि का मालिक है बुध छठे घर में, जबकि इसको तीसरे घर का मालिक बना दिया, तो फिर छठे का क्या जरूरत था। क्योंकि जब व्यक्ति जवान हो जाता है ना, तो लोग सब कहते हैं भाई अब जवान हो गया, अब इसको कुछ काम धंधे पे लगाओ, अब इसके ऊपर कोई बोझ डालो, युवराज हो गया अब ये, है युवराज से अब राजा बनाओ। तो बुध युवराज है, और युवराज से अब उसको राजा बनाना है। तो इसका मतलब कि नौकरी और कर्म का पहला अध्याय छठे घर से ही शुरू होता है, यानी कि कंपटीशन। प्लस अब जैसे ही जवान होता है तो भाइयों में कंपटीशन, कि भाई कौन से भाई को क्या नौकरी मिली, कौन सा भाई आगे निकल रहा है। तो ये छठा घर। तो आप भावों का कारक समझना जरूरी है। जब आप किसी का फलादेश करते हो और उसे कहते हो ना कि यार मैं कंपटीशन एग्जाम गुरुजी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको छठा घर तो देखना ही है, लेकिन बुद्ध को भी देखना है। आपको छठा घर तो देखना ही है, लेकिन बुद्ध को भी देखना है कि बुद्ध क्या कर रहा है। क्या बुद्ध उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं दे पा रहा कि उससे वो कंपटीशन क्लियर कर पाए। बात समझे आप मेरी, कि ये कारक भाव होते हैं। अगर आपको ये पता चलता है ना, दिखने में ये छोटा सा फोटो है, लेकिन बहुत कुछ कहता है, ये बहुत कुछ कहता है। तो इसी का मतलब क्या है कि आपको ये चीजें पकड़नी हो। ठीक है। इसके बाद आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो बोरिंग वाला डेटा होता है बांग्लादेश का। अब हम काम कहाँ करेंगे, हमारे पास जो क्वालिटी है, आपके और हमारे पास जो क्वालिटी है, वो है हमारे नक्षत्र। नक्षत्र, ठीक है ना। इंपोर्टेंट जो चीज है ना, वो है नक्षत्र। पकड़ यहाँ पे बनानी, ठीक है ना। जैसे ये द्वितीय भाव में क्या होता है, गला आ रहा है, ठीक है ना। और द्वितीय भाव में जो है वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि में तीन नक्षत्र होते हैं, है ना। अ, आपकी कौन सी हुई, अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ठीक है ना। यानी कि अब रोहिणी नक्षत्र में आ गया है आपका कौन सा, ये मुंह, ठीक है ना। और मृगशिरा के अंदर आ गया आपकी ये ठुड्डी, और कृत्तिका में आ गई आपकी ये जो है ना फेफड़ों में जाने वाली सांस वाली नली। अब अगर सेकेंड हाउस में कोई ग्रह खराब है, और वो 0 से लेके 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री तक बैठा है, और हम कहते हैं हेल्थ में इश्यू आने वाला है, मारक भाव है ये, तो आपको यहाँ पे नली में दिक्कत आएगी, सांस वाली नली में, है ना। ये कृत्तिका नहीं। अगर वही रोहिणी नक्षत्र में बैठा है 13 डिग्री का, तो आपको क्या आएगी, इस नाक पे दिक्कत आने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। यही चीज हमें बताएगी आपको कि आप कहाँ पे हैं, आपको नक्षत्रों का नॉलेज कहाँ पे है। प्लस जब कोई ग्रह परिणाम देता है ना, जब कोई भी ग्रह परिणाम देता है ना, तो अपने से ज्यादा वो अपने नक्षत्र का परिणाम सबसे ज्यादा देता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कुंडली बनाई, ये मेरी एक कुंडली बनाई अभी, अभी मैंने देखी कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो क्या करता है, मान लीजिए कि जातक को आज की डेट में दशा चल रही है, ठीक है। ये कुंडली है किसी जातिका की, बाहर की हुई। अभी आज की डेट में शनि की दशा 2015 से इसको लगी हुई है, जो 2034 तक इसको चलेगी, ठीक है। हमारे सारा काम सॉफ्टवेयर पे ही होना है, कोई ऐसा नहीं है ना। और आज की डेट में जो दशा चल रही है, वो चल रही है इसको वीनस की, ठीक है। तो अब जो शनि जो है ना, वो जन्म कुंडली का देखेंगे तो
सातवें और आठवें घरों का मालिक है, जो अशुभ माना गया है, सेकंड हाउस में भी बैठा है। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि शनि 17 डिग्री का है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है ना वो शुक्र देवता का होता है, ठीक है। अब शनि जो है वो है तो अशुभ, बैठा सेकंड हाउस में है, गड़बड़ करेगा। लेकिन शुक्र जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा, जो चौथे घर में अपनी स्वराशि का बैठा है, जो मालव्य नाम के राजयोग में बैठा है। तो ये शनि अशुभ परिणाम इसको नहीं देगा, ठीक है। हाँ, शनि मारक भाव में बैठा है, अशुभ है, तो हेल्थ इश्यूज दे सकता है। लेकिन उसको पहले हम निकाल लेंगे इसकी लाइफ लाइन से, कि यानी कि इसकी लॉन्जिबिलिटी कितनी है। अगर जन्म कुंडली कहती है कि भाई ये 70-80 साल जिएगी, ये जिएगा, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो शनि आया है ना, अब आते इस दशा में अब ये बीमारियां नहीं देगा, क्योंकि जब जातक की लाइफ 80 साल है तो पहले ही मर जाएगा, तो 80 साल की वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो लाइफ के भी 3 योग होते हैं, लाइफ स्पान, यानी कि शॉर्ट लाइफ, मिडिल लाइफ और लॉन्ग लाइफ। तो पहले अगर हम ऐसा कोई केस आता है कि शनि अशुभ है, उसकी दशा चल गई, अब लोगों को बचपन में चल जाती है तो कोई मर थोड़ी जाते हैं। मेरा कर्क राशि कर्क लगन है, शनि मेरा 10वें और 11वें, सॉरी 7वें और 8वें घर का मालिक है, और जन्म और मेरे जन्म में शनि की दशा ही चली, अनुराधा नक्षत्र है मेरा, नरेंद्र नाम है, तो आपको पता है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, होता रहता है। तो मतलब कि अगर आपकी लाइफ स्पान सही है, तो पहला काम तो कि आपको ऐसा फलादेश करना ही नहीं है कि शनि आएगा तुम्हें बीमार कर देगा। हाँ, छोटे मोटे सेक्सुअल इश्यूज आ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम। तो यहाँ पे शनि अगर प्रोफेशनल, आज की डेट में एज देखेंगे 78 का जन्म है, तो एज देखेंगे तो कहेंगे यार एज के हिसाब से तो प्रोफेशनल वर्क में लग रही है लेडीज, है। तो हम कहेंगे कि शनि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र राजयोग में है, कुल मिला के बढ़िया है। और लगन में जब गुरु उच्च का बैठा है, इसका मतलब हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आयु अच्छी है, इसलिए शनि का यहाँ पे अशुभ को हम छोड़ देंगे। फिर दूसरी बात, दशा के अंदर फिर एक बार और हम दिमाग लगा के, क्या पता हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। शनि जो है वो शनि में शुक्र चल रहा है 22 से 25 में, और अभी हमारे पास कुंडली आ गई है, और शुक्र यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य के साथ है, जो महालक्ष्मी योग में भी है। कुंडली का अंदर एक योग कार्य है, चतुर्थेश भी है और लाभ ग्रह का मालिक है। तो हम कहेंगे कि भाई चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, धन के योग है, प्रॉपर्टी के आने के योग बन जाते हैं, सिंपल सा मैटर होता है। और आगे नवमांश में देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम नक्षत्रों पे काम करेंगे, जब हम नक्षत्र लेवल पे काम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे फलादेश के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो हमारे फलादेश को निखारेंगे। बात आई समझ में आपको। इसी प्रकार हर ग्रह, अब आप देखते हो कि यार ग्रह तो 29 डिग्री का है, मेरा तो कमजोर हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी मिथुन राशि में जो पुनर्वसु आपका जो है वो नक्षत्र आता है, ठीक है ना। अब पुनर्वसु नक्षत्र एंड में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है वो मान लीजिए कोई ग्रह है वो 27 डिग्री 28 डिग्री, आप कहोगे यार मेरा ग्रह तो है जो है बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, तकलीफ आएगी। क्या तकलीफ आएगी कि अरे यार मेरा तो वृद्ध हो गया, मुझे तो कोई परिणाम देगा। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, ये जो डिग्री का जो गेप होता है ना, कि वृद्ध है, बाल अवस्था कुमार, ये कुछ नहीं होता है। ये एक नक्षत्र, यानी कि ये जो 30 डिग्री का जो भाव है ना, ये पूरा का पूरा एक स्टेट की तरह है। यानी कि राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, बड़ा स्टेट है। और ये नक्षत्र जो है ना वो एक जिले की तरह है, कि आप इस जगह पे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी डिग्री का हो, वो डिग्री उस नक्षत्र से जोड़ देगी आपको, यानी कि आप उस कॉन्सिटेंसी से हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपको ये झंझट से ही बच जाएंगे, इस फलित ज्योतिष के इस कोर्स में आप इस चीज से बच जाएंगे कि भाई मुझे जो है वो वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, कुमार अवस्था में क्या रिजल्ट आएगा, मृत मृत अवस्था, कुछ नहीं है। नक्षत्र को पकड़ो और वहीं से ही हाथों हाथ रिजल्ट आप निकालो, सिंपल सा मैटर होता है, ठीक है ना। बस यही नियम होता है। और आपके जो भी भाव है, जैसे सर छठा घर है, छठे घर में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो आप हेल्थ हो या कोई भी चीज हो उसको झट से कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लो, सिंपल सा मैटर होता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास तीसरी क्या क्वालिटी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना कि हम भावों के अंदर काम करेंगे जो शरीर के अंगों के साथ, दूसरा नक्षत्रों के साथ काम करेंगे, नक्षत्र स्वामी के साथ,
यानी कि हम डिफाइन करने में कितने आगे हैं। दूसरा, कि आपने उच्च और नीच का देखा होगा। आप सब जानते हैं उच्च और नीच ग्रह कहाँ होते हैं। आपको पता है मंगल देवता है ना, वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। अगर आप अपने मोहल्ले में इकट्ठा करोगे ना कि मंगल नीच का किसका है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके 100 लोग है ना, तो 100 में से 5 से 7 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे जिनके मंगल नीच का बैठा होगा या उच्च का बैठा होगा। अब सब लोगों में भिन्नता है, क्योंकि मंगल के उच्च और नीच के अंश दिए गए हैं। अगर मंगल 28 डिग्री का मकर राशि में बैठा है तो वो उच्च पे है, तो आप उसे कह सकते हो कि ये उच्चांश है। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला मंगल है। अब मान लीजिए कि आपका मंगल जो है वो 28 डिग्री पे बैठा है मकर राशि में, तो आपका उच्च का है। मेरा मंगल जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, वो भी मकर राशि के अंदर 10 डिग्री का बैठा है, वो भी उच्च का है कहने के लिए। लेकिन फर्क क्या है, आपका प्रॉपर उच्च का है, आप एकदम प्रॉपर उच्चांश में है। आपका मंगल जब आएगा 100% रिजल्ट आने के योग बनेंगे, और मेरा जब आएगा ना, तो वो नॉर्मल मंगल उच्च का है। मैं सिर्फ एक अवार्ड लेके घूम रहा हूँ, नकली अवार्ड लेके। हाँ मेरा उच्च का मंगल है, उच्च का मंगल है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ हवा का दौर लग जाए तो अलग बात है, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। बात समझे आप। इसी चीज को हम उल्टा ले लेते हैं। अगर नीच का है, तो अगर आपका नीच का मंगल बैठा है वो 28 डिग्री का है, तो वो नीचांश में है। वो जब आएगा ना तो आपको भयंकर तकलीफ देगा। एक मंगल जो है वो 10 डिग्री का है, नीच का है वो भी। अब वो जब नीच का आएगा ना तो कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल सा रहेगा, नॉर्मल है, छोटा मोटा सुपर नॉर्मल। इतना फर्क है। अब आपको देखना है कि एक मंगल वाला 30 डिग्री का है तो उसका नीचांश है, अगर कर्क राशि में है। एक मंगल अगर 26 डिग्री का है, तो भी नीचांश है। एक 10 डिग्री का, 12 डिग्री का, उसका मतलब वो कम नीच है, इसका मतलब चल जाएगा। तो आप समझ रहे हो बात को, कि उच्च और नीच में भी आपको अंशों को समझना है। जब आप इन अंशों को समझ लेते हो, तो आप कह सकते हो हाँ भाई तुम्हारे परिणाम यहाँ पे काम करें। बात आई समझ में आपको। इसी प्रकार सभी ग्रह, शुक्र देवता मीन राशि में उच्च का होता है और नीच का होता है कन्या राशि में 6 नंबर। उसी प्रकार सारे के सारे जो ग्रह हैं उनका हम राशियों को, उच्च और नीच की राशि हमने लिख रखी। तो अब आपके पास फॉर्मूले आ जाते हैं उच्च के नीच के, ठीक है ना। अब एक और फॉर्मूला बताता हूँ आपको, जो है ना वो फलित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जब आप फलादेश करते हो ना, इतने से भी नहीं होता है, इसमें अलावा महादशा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, अंतरदशा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, अभी जैसे शनि का गोचर हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जैसे आपके सामने क्या है, ये चीज आप समझिए। अभी अगर आप है ना, आपको मैं सबको है ना, अभी शनि का गोचर होने वाला 30 तारीख को, तो आपको मैं जो है ना वो गोचर को जो है ना, गोचर को आप सभी को जो है ना गोचर को फलित करने का एक टिप्स भी बताऊंगा। तो आप अपने हिसाब से आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा क्लास के एंड तक, ठीक है ना। गोचर को फलित करने का टिप्स बताऊंगा कि आपको कैसे फलित करना है, जिससे कि आपको अब आने वाला शनि का गोचर आपको कब कैसा रिजल्ट दे सकता है उसको भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने एक टेबल है, कोई ग्रह किस राशि में बैठा है। जैसे आपने देखा होगा ना, मेष राशि में चर राशि है, द्वार राशि है, धातु है, क्रूर है, पूर्व है और पृष्ठोदय अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। अब जैसे मेष राशि है, कोई ग्रह मेष राशि में अगर मान लीजिए कि बैठा है, ठीक है ना, तो इसके सामने लिखा है चर राशि, यानी कि चलायमान होता है, यानी गतिशील राशि होती है। इस जैसे कोई ग्रह आपके चल राशि में बैठा है, तो आप बैठोगे नहीं, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। उसकी दशा चलेगी ना, तो आपके मन में आएगा मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, करते रहोगे, ऐसा नहीं होगा बैठोगे। प्लस द्वार, द्वार का मतलब कहता है कि आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी ना, कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो द्वार पे आ जाएगी, यानी आपको कहीं नहीं जाना। जैसे मान लीजिए क्लास हो रही है, आपको लिंक अपने आप मिल जाएगा, कहीं से भी मिलेगी, और आप उसे ज्वाइन कर लोगे, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि अपॉर्चुनिटी होगी द्वार पे आएगी। अब आप देखिए, अगर कोई ग्रह अगर आपका अशुभ है, तो उसका जो अशुभ परिणाम होगा ना, वो झट से एक बार में ही आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको कोई ज्योतिषाचार्य बता नहीं पाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तभी लोग कहते हैं ना, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, इसके अंदर कोई ग्रह बैठा होता है, नीच का होता है, तो बहुत भयंकर परिणाम मिलता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, क्योंकि द्वार पे होती है, पता नहीं चलता, झट से हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, यानी कि घटना घटित कर देती है वो। तो अब आपको ये, जब आपको कैलकुलेशन आता है तो आप झट से पढ़ो।
एक होता है वृषभ राशि, यानी कि वो क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग स्थिरता वाली बात करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास एक नौकरी चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हाँ आगे नौकरी चेंज करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें ये बढ़ेंगे, आगे अपन ट्राई करेंगे, इसके बाद, यानी कि वो एक जमीनी बात करेगा, फेंकने वाली बात नहीं करेगा। प्लस बही, स्थिति का मतलब बही, बही का मतलब बाहर ही, तो उसको कुछ करना होगा ना, तो क्या करेगा, बाहर से लोगों से पूछेगा। तो जितने भी उपाय होते हैं ना, वो बही वाली पे होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए उसका समय सही नहीं चल रहा, तो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा लोगों से पूछने के लिए, और लोग सजेस्ट करेंगे तुम इस ज्योतिषाचार्य के पास चले जाओ, इस बाबा के पास चले जाओ, इस मंदिर चले जाओ, ये शांति करा लो, या फिर जो भी करना है करो यार, है ना। तो वो क्या करेगा, उसको क्या फायदा मिलेगा, जब वो ऐसा करता है तो कोई ना कोई उसको सजेशन देता है। हो सकता है कि एक दो बार नहीं मिले, लेकिन तीसरी चौथी बार उसको मिल जाएगा। तो वृषभ राशि के अंदर कोई ग्रह अगर अशुभ है ना, तो पहले वो अशुभ रिजल्ट देगा नहीं, पहले उसको धीरे धीरे डराएगा, कोशिश करेगा कि बच भाई, तू बच ले बच ले, अभी तक तो वक्त है, बच ले। बार बार फिर वो नहीं मानेगा ना, फिर एक बार जोर से डंडा मार देगा। तो आप जब कोई उपाय कराते हो ना, तो अगर कोई ग्रह अगर किसी का वृषभ राशि या फिर स्थिर राशियों में बैठा है, कौन सी होती है, 2, 5, 8 और 11, है ना, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, अगर इन राशियों में बैठा है तो आप उपाय कराओ, काम करेगा। अगर चर राशि में बैठा है तो वो उपाय काम करेगा क्या, वो करेगा नहीं, उससे पहले उसको रिजल्ट आ जाएगा बुरा या अच्छा जो भी है। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं यार आपने गुरुजी हमें बताया, हमारा तो काम बन गया। वो मेष राशि वाले होते हैं जिनका काम बन जाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, कि उनकी अपॉर्चुनिटी द्वार पे खड़ी होती है, वो हमारे पास आ जाते हैं, हमने कहा था ओ लो ये लो पुखराज, और वो पुखराज पहनता, परसों ही उसकी नौकरी लग गई। ओहो हो, महाराज का चमत्कार कर दिया। अरे चमत्कार क्या कर दिया, तुम्हारे योग था। बही वाला क्या करेगा, बाहर जाएगा पूछेगा, उसको परिणाम स्लो आएगा। इसके बाद आता है मिथुन यानी गर्भ। अब यही रोटेशन में चलता है, जैसे करक है ना, करक सिंह कन्या, ये ऐसे रोटेशन में वापिस चलेगा, ठीक है ना। गर्भ राशि कर्क, इसमें क्या होगा, इन लोगों को परिणाम धीरे आते हैं। वायु तत्व राशि है ना, सब लोगों से सुनते हैं। आपने कह दिया कि आप जो है ना ये काम करना कि आप पन्ना रतन पहन लेना, अब वो देखता है हाँ ठीक है, फिर वो घर जाता है, यूट्यूब पे और सर्च करता है, रीलें देखता है, इधर उधर देखता है, अरे यार पन्ना तो मेरा मारे का है, ओहो पन्ना तो मेरा अशुभ ग्रह है, कैसे पहना दिया उसने, पन्ना तो मेरा नीच का हो रहा है, ओहो गुरु जी को पता ही नहीं चल रहा। फिर किसी और से पूछेगा, क्योंकि गर्भ का मतलब पेट में उसके और कुछ भी है, फिर वो खुद सोचने लगेगा, फिर कुछ सीखने की कोशिश करेगा, फिर इधर उधर हाथ मारेगा, फिर उपाय करेगा नहीं। फिर 6 महीने बाद फोन, गुरु जी कुछ रिजल्ट नहीं है, अरे रिजल्ट आया कैसे, तुम काम ही नहीं है क्या तुम्हारा, क्योंकि वो क्या था, वो द्विस्वभावीय राशियों में बैठा था, उभयचर राशियां, यानी कि 3, 7 और आपका जो है ना 3, 6, आपका मिथुन, कन्या, मकर और मीन, ठीक है ना। तो सॉरी मकर नहीं, आपका जो है धनु मीन। तो ये जो राशियां होती है ना, ये क्या होती है, आपको इस तरह के परिणाम देती है, ठीक है ना। तो आपको एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट जाननी है अपनी फलादेश में, कि ये जो नियम होते हैं ना, ये टिप्स, जब आप किसी फलादेश में लगाते हैं ना, अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोसेज या इन पे बड़ी बड़ी वेबसाइट पे बैठे होते हैं, वो तो उच्च का नीच का देखते हैं, उपाय बता देते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। आपको सारा कैलकुलेशन करना है, जोड़ना है, आराम से करना है। फिर इसके बाद उदय भी होती है राशियां, जैसे पृष्ठोदय, यानी कि अंत में उदय होगी। अब अगर मेष राशि के अंदर मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा की 10 साल की दशा है, 10 साल का तीसरा हिस्सा कौन सा हो गया, साढ़े सवा 3 साल। तो अब अगर चंद्रमा अशुभ है ना, तो सवा 3, लास्ट वाले सवा 3 साल में ही आपके साथ भयंकर बुरा करेगा। पहले वाले जो 7 साल हो गए ना, उसमें छोड़ देगा आपको, ये नॉर्मल बुरा करेगा, समझ रहे हो। और अच्छा करेगा तो वो एंड वाले करेगा, यानी कि क्योंकि पृष्ठोदय का मतलब ये होता है अंत में उदय होना, उभयदय का मतलब होता है बीच में। कई बार आप कहते हैं यार ये जो राहु की दशा है ना, मेरे बीच में बहुत अच्छी गई थी, कारण क्या है, या मेरे बीच में बहुत बुरी गई थी, लगी बहुत फायदा हुआ, बीच में बहुत नुकसान हुआ, लास्ट में वापिस ठीक हो गया। यानी कि ये क्यों, क्योंकि वो उभय दो राशि में है। उसी प्रकार शीर्षोदय राशि होती है, यानी कि कोई ग्रह कहता है ना यार तेरे शुक्र की दशा आने वाली है, राजयोग बन जाएगा, और जैसे ही आती है आता है राजयोग बन जाता है, क्योंकि वो शीर्षोदय राशि में है। यानी कि वो मान लीजिए शुक्र सिंह राशि में बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आते ही भाग्योदय कर देता है। तो ये जो है ना, ये आपके क्या होते हैं, ये कुछ टिप्स होते हैं जो आपके निखार लाते हैं। प्लस इसके अलावा बहुत सारे और भी टिप्स होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टिप्स होते हैं, जैसे कि आपको दशा का फाइंड आउट करना, यानी कि
दशा किस तरह से परिणाम देती है। मोस्टली लोगों को दशा का ही नहीं पता चलता कि आज की डेट में मुझे परिणाम कौन दे रहा है। दशा, ग्रह और गोचर, यानी कि कौन सी दशा चल रही है, दशा में कौन सी अंतर्दशा चल रही है, अंतर्दशा में जो चल रहा है उसके ऊपर गोचर में कौन ग्रह मुझे रिजल्ट दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए इस जातक का कि शुक्र चल रहा है, शुक्र तुला राशि में, अब आज की डेट में तुला राशि के ऊपर कौन कौन से ग्रह जो है विराजमान हो रखे हैं, या कौन से ग्रह रिजल्ट देने वाले हैं, उनको देखना जरूरी है। तो वो आपको सिखाएंगे कि गोचर को कैसे समझना है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको सीख लेनी है। ये हमारे इस आगे वाले आने वाले कोर्स में आएगा। अब मैं आपको जो है आने वाले जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है ना, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो आपको बहुत लाभ देने वाली है, बहुत लाभ देने वाली है, ठीक है ना। देखिए, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना, शनि का गोचर होगा 30 तारीख के लगभग, ठीक है ना। ये शनि मीन राशि में आ गया 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को शनि मीन राशि में आ जाता है, ठीक है। एक मिनट आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये आ गया मीन राशि में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली लगा लेनी है, ठीक है ना। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, आपकी दशा। जैसे यहाँ पे कोई जातक की दशा चल रही है, जैसे इस जातक की मंगल की दशा चल रही है, ठीक है ना। मंगल की दशा चल रही है और मंगल के अंदर चल रहा है राहु का अंतरा। अब वो क्या करना है कि देखना है, मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में है, राहु जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, ठीक है ना। यानी कि राहु जो है ना मीन राशि में ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। तो मीन राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेनी, राइट क्लिक करना है और नव तारा मून पे आ जाना है। और आपको देखना है कि राहु जो है ना वो कौन से तारा पे बैठा था। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपका जो गुरु है ना वो क्या है, यहाँ पे अगर राहु जो है ना वो गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो जो विपत तारा है। तीन सबसे अशुभ होती है, 3, 5 और 7, यानी कि विपत, प्रत्यक और निधन। तीन जो ताराएं होती है ना सबसे अशुभ ताराएं मानी गई है, ठीक है ना। तो विपत तारा में आपका जो है राहु चल रहा है और राहु की अंतर्दशा है और गुरु राहु के ऊपर ही गोचर कर गया। अब आपको विपत्तियां आएगी, यानी कि इस जो दशा है वो आपके शनि के गोचर के साथ कैलकुलेट होके आपको विपत्ति देगा। कब तक देगा, जब तक ये आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि चलेगा, यानी कि मीन राशि में शनि चलेगा। तो मीन राशि में जो गुरु का नक्षत्र है ना वो कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री का, 3 डिग्री 20 मिनट। तो यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट तक जब तक शनि रहेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, शनि महाराज 3 डिग्री आ गया और 36 मिनट आ गया, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र निकलने वाला है, ठीक है ना। मैं अगर एक महीना बढ़ा देता हूँ, या जैसे मैंने मान लीजिए एक महीना बढ़ा दिया, अब शनि 6 डिग्री का उत्तर भाद्रपद में आ गया। इसका मतलब अब वो टारगेट टाइम निकल चुका, अब आपको तकलीफ नहीं है। यानी कि वो जो तारा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। तो संपत अच्छी है, विपत, ठीक है ना, विपत तारा बहुत बुरी है, ठीक है ना। और आपको जो है विपत हो गया 3, और उसके बाद आपका जो है प्रत्यक तारा, उसके बाद निधन तारा। ये 3 तारे हैं जो आपको अशुभ परिणाम देते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको जो है वो जानकारी में रख लेनी है, ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट है। और आगे अपन देखते रहते हैं, और सर्वाष्टक वर्ग है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर अपन अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ये पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है, ठीक है ना। फलित फलित ज्योतिष का कोर्स है, बेसिक से लेके एडवांस तक का फलित ज्योतिष का कोर्स है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रात्रि को 9 बजे, 4 दिन चलेगा। सो है ना, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है ना, 4 दिन चलेगा, ठीक है। यानी कि सप्ताह में 4 दिन चलेगा, रात्रि को 9 बजे होगा। जो भी इच्छुक जातक होगा वो ग्रुप में होगा, वो ग्रुप में मेरे से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और इसका जो फीस होगा वो 4,000 रुपये फीस हमने इसका रखा है, सिंपल सा है।